एग्जामगंज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार के महत्वपूर्ण हिस्टोरिकल साइट्स के बारे में देखेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे। ये जो टॉपिक चूज़ किया गया है इसका उद्देश्य यही है कि जब मैं बिहार की हिस्ट्री आप लोगों को पढ़ाऊँ तो उसके पहले आप लोगों को विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पे या विभिन्न घटनाओं का एक आपके पास रेफरेंस रहे, आपको कुछ जानकारी रहे ताकि आप उसको कोरिलेट कर सके। तो आइए प्रारंभ करते हैं। देखिए, बिहार के प्रमुख हिस्टोरिकल साइट की जब हम बात करेंगे तो उसमें राजगृह प्रमुख है। इसके अलावे गया जी, पहले इसको गया के नाम से जाना जाता था, ठीक है। फिर देखिए बोध गया, ये गया के ही पास है। इसके अलावे वैशाली महत्वपूर्ण जगह है, लिच्छवियों का गणराज्य हुआ का राजधानी था। इसके अलावे चिरांद, ध्यान दीजिए, चिरांद एक पुरातात्विक स्थल है जो छपरा के पास है। इसके अलावे चंपा भागलपुर में अवस्थित जगह, ये अंक की राजधानी भी हुआ करती थी, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावे हम लोग नालंदा के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें नालंदा विश्वविद्यालय आप जानते हैं बहुत फेमस है। साथ ही साथ हम विक्रमशिला के बारे में भी अध्ययन करेंगे। विक्रमशिला पाल शासकों के द्वारा यहाँ पे एक विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था, ठीक है। साथ ही साथ हम पाटलिपुत्रा के बारे में अध्ययन करेंगे। पाटलिपुत्रा से तो आप अवगत हैं, ये प्राचीन काल से लेकर के वर्तमान तक कंटिन्यूअस अपने अस्तित्व को बनाए हुए है और इसका महत्व आपको पता है। तो आइए एक एक करके शुरू करते हैं। तो हम अब फर्स्ट देखते हैं राजगीर के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? राजगीर के बारे में देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। राजगीर जो है ये वर्तमान नालंदा ज़िले में अवस्थित है। क्लियर हैं आप? ये नालंदा ज़िले में अवस्थित है और इसको पुराने समय में कुशाग्रपुर, ध्यान दीजिएगा, कुशाग्रपुर के नाम से भी जाना जाता था। इसके अलावे गिरि ब्रज के नाम से भी इसको जाना जाता था। तो याद कर लीजिए, कई बार क्या होता है कि पुराने स्थलों का नाम पूछ देता है कि कौन कौन सा नाम जो है राजगीर का है या नहीं है। तो इस तरह के प्रश्नों में आपको याद रखना जरूरी है। कुशाग्रपुर और राजगीर को गिरि ब्रज के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, ये जरासंध की राजधानी हुआ करती थी। जरासंध के बारे में भी आपको पता होगा, नहीं होगा तो जान लीजिए। जरासंध के बारे में हमको जानकारी मिलती है श्रीमद् भागवत गीता से, या जो महाभारत की जो कहानियाँ हैं उसमें कहा जाता है कि भीम और जरासंध के बीच मल्ल युद्ध हुआ था काफ़ी लंबे समय तक और अंत में जरासंध जो है पराजित हुआ था। तो ठीक है, जरासंध की राजधानी भी यही राजगृह हुआ करती थी। राजगृह का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि अशोक के समय में तीसरा बौद्ध संगति जो है राजगीर में हुआ और उसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। थर्ड बौद्ध संगति कहाँ हुआ? एक तो ये फैक्ट हो गया। दूसरा यहाँ से एक प्रश्न निकला कि उसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो ये थर्ड बौद्ध संगति जो है वो राजगीर में ही हुई थी और महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता की थी। अच्छा, ये बौद्ध संगति क्या होता है? एक तरह से जो भी बौद्ध विद्वान थे उस समय के, उनका ये महाजुटान था। वहाँ पे बौद्ध धर्म से संबंधित सभी शास्त्रों को, किताबों को, या जो भी उनके महाकाव्य वगैरह हैं उसकी रचना वहाँ पे होती थी। शास्त्रार्थ भी वहाँ हुआ करते थे। तो ये बौद्ध संगति अशोक के समय हुआ था। किसके समय हुआ था? नोट कर लीजिए, अशोक के काल में हुआ था तृतीय बौद्ध संगति, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राजगृह जो है वो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कितनी पहाड़ियों से घिरा हुआ है? 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ठीक है, जिसमें उदयगिरी, रत्नागिरी ऐसे करके नाम है। उसको आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, जब डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन ये 5 पहाड़ियों से घिरे होने के कारण काफ़ी सुरक्षित है और आप देखेंगे कि लंबे समय तक ये राजधानी रहा। तो उसका मेन कारण था इसका प्राकृतिक सुरक्षा, ठीक है। इसके अलावे आप देखेंगे कि यहीं पे
गौतम ऋषि जो हैं, मणिनाग तीर्थ स्थल एक है, मणिनाग वन भी कहा जाता था, वहाँ पे गौतम ऋषि का आश्रम है। ठीक है, और बुद्ध चरित से पता चलता है कि गौतम ऋषि जो हैं वो गंगा को पार करके वहाँ राजगीर में पहुँचे थे और वहाँ पे अपना आश्रम बनाया था। अच्छा, इन्हीं के आश्रम के पास एक और जगह है, अहिल्या कुंड। कौन सा कुंड है? अहिल्या कुंड। अहिल्या कुंड के बारे में कहा जाता है कि यहाँ जो व्यक्ति स्नान करता है उसको सद्गति की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, तो ये रहा कुछ फैक्ट्स राजगीर से संबंधित। आगे भी देखेंगे कि राजगीर के बारे में विभिन्न रचनाओं में, साहित्यों में हमको जानकारी मिलती है। तो भास द्वारा रचित एक साहित्य है, भास ने रचना की थी, स्वप्नवास वदता। स्वप्नवास वदता नोट कर लीजिए। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि स्वप्नवास वदता की रचना किसने की थी, तो इसकी रचना जो है भास ने की थी। और इस साहित्य में भी राजगीर का जिक्र हमको मिलता है। ठीक है, अच्छा, अभी हमने जिस जरासंध की बात की थी, तो जरासंध जो है और भीम का युद्ध श्रीमद् भागवत गीता में आपको इसकी जानकारी प्राप्त होगी। ठीक है, आगे देखिए, अहिल्या कुंड जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे, ये भी राजगीर में अवस्थित है। इसके साथ साथ अन्य भी कई कुंड है। सरस्वती कुंड नोट कर लीजिए, यहाँ से प्रश्न आते रहता है। हालांकि इन कुंड वगैरह के बारे में आपको पढ़ना होगा, तो जब हम लोग जियोग्राफी का अध्ययन करेंगे तो भूगोल में डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अभी साहित्यिक रूप से और ऐतिहासिक रूप से जो महत्वपूर्ण है उसमें अहिल्या कुंड और सरस्वती कुंड है। अहिल्या कुंड को माना जाता है कि यहाँ स्नान करने से सद्गति की प्राप्ति होती है। आगे देखिए, यहीं पे एक सोन गुफा है, राजगीर में एक सोन गुफा है। ये पहाड़ी पे एक गुफा है और ऐसी मान्यता है कि महात्मा बुद्ध आराम करने के लिए इसी शयन गुफा में जाते थे और वहीं पे सोते थे, यानी इनका ये शयन स्थल है। क्लियर है, सोन गुफा महात्मा बुद्ध का शयन स्थल है, सोने का स्थल है। आगे देखते हैं, हमारा नेक्स्ट महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है गया जी। इसको विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया है, ध्यान दीजिएगा। गया जी को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। क्लियर है, तो आइए देखते हैं गया जी के बारे में जानेंगे। गया जी के बारे में एक मान्यता है कि मनु के प्रपौत्र सुधुमन, कौन? सुधुमन, जो गया के नाम से भी जाने जाते थे, गए के नाम से, गया नहीं गया। और सुधुमन ने गया जी में इस स्थल पे 100 अश्वमेघ यज्ञ कराए। कितने अश्वमेघ यज्ञ कराए? 100 अश्वमेघ यज्ञ कराए। और उसी के नाम पे इस जगह का नाम गया पड़ा। क्या पड़ा? गया पड़ा, जिसे पिछले महीनों बिहार सरकार ने गया से गया जी कर दिया। ध्यान दीजिएगा, अब प्रश्न आएगा और दोनों ऑप्शन हो गया और गया जी, तो कौन सा सही होगा? तो गया जी सही होगा। क्लियर है? देखिए, ये जो गया जी है ये फल्गु नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे बसा हुआ है? फल्गु नदी। और ये फल्गु नदी जो है वो दक्षिण बिहार में जब आप और आगे बढ़ेंगे तो पठारी क्षेत्रों से निकलती है। ठीक है, तो आइए एक एक करके देखेंगे। इसमें गया में एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है और विशाल मंदिर है, विष्णु पद मंदिर। कौन मंदिर? विष्णु पद मंदिर। और विष्णु पद मंदिर का जो वर्तमान स्वरूप आप देख रहे हैं उसको इंदौर की महारानी ने बनवाया है, जिनका नाम था अहल्याबाई। किसने बनवाया था? अहल्याबाई ने इसका निर्माण कराया था।
तो अब यदि प्रश्न आता है कि विष्णुपद मंदिर का निर्माण कौन कराया था, तो अहल्याबाई। वर्तमान निर्माण पहले से था, लेकिन वर्तमान निर्माण जो अभी अस्तित्व में है वो अहल्याबाई ने करवाया था। आगे देखते हैं। गया जी पूरे भारतवर्ष में श्राद्ध और पिंडदान के लिए प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखिएगा। इसको लेकर के बहुत बड़ा मेला लगता है और एनआरआई लोग भी आते हैं, भारतीय एनआरआई जो हैं वो भी यहाँ आ करके श्राद्ध और पिंडदान कराते हैं। और इसके लिए 46 कुंड है। कितने हैं? 46 कुंड है। तो हमको उतना डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन बस इतना जानना है कि ये जो स्थल है श्राद्ध और पिंडदान के लिए, पितरों को ऐसा लगता है कि यदि मेरा बेटा या मेरा पोता आकर के यहाँ पिंडदान करता है तो उन्हें मुक्ति मिलती है, ऐसा हिंदू रीति रिवाजों में मान्यता है। यहाँ देखिए, पिंडदान और श्राद्ध की जब आप बात करेंगे तो बहुत सारे कुंड यहाँ भी फेमस है। ब्रह्म कुंड, नोट करते जाइएगा, ये सब प्रश्न आता है। राम कुंड, सूर्य कुंड। सूर्य कुंड के बारे में कहा जाता है कि स्वयं यहाँ विष्णु भगवान ने स्नान किया था। ठीक है ना? तो जो भी तीर्थयात्री आते हैं वो कोशिश करते हैं कि हम भी यहाँ जा कर के स्नान करें। आगे देखिए, इसके अलावे प्रेतशिला की पहाड़ी है, यहाँ रामशिला है और सीता कुंड है। ठीक है, तो ये प्रमुख स्थल है। आगे देखते हैं। फल्गु नदी के किनारे गया बसा हुआ है, ये आपको बताया था। इसमें देखिए, गया का एक और नाम है महाना। क्या नाम है? महाना। तो याद कर लीजिएगा, कई बार प्रश्न आया भी है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, गया जी से संबंधित जो आपने फैक्ट देखा, गया जी से ही कुछ किलोमीटर की दूरी पे, मैक्सिमम 15-16 किलोमीटर की दूरी पे बोध गया करके एक शहर है। ठीक है, और इसी बोध गया में महात्मा बुद्ध को बोधिसत्व की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसलिए ये बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए बड़ा फेमस है और यहाँ बहुत सारे विदेशी यात्री आते हैं। इसके बारे में देखते हैं। तो जो गया जी में हमने बात किया था कि इसको विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है, तो गया जी का यही बोध गया का जो स्थल है, इसी को विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है, बोध गया जो है निरंजना नदी के तट पे बसा हुआ है। कहाँ बसा है? नोट करते जाइएगा। बोध गया निरंजना नदी के तट पे बसा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहीं बोधिसत्व की प्राप्ति हुई थी महात्मा बुद्ध को, ये भी क्लियर है। देखिए, यहाँ पे अशोक ने विहार बनवाया था। अशोक ने क्या किया था? बोध गया में विहार का निर्माण कराया था। किसने कराया था? सम्राट अशोक ने। सम्राट अशोक ने यहाँ विहार का निर्माण कराया था। ठीक है, इसके अलावे समुद्रगुप्त के समय में सिंघल द्वीप का एक शासक था, मेघवर्ण। सिंघल द्वीप का शासक था कौन? मेघवर्ण। इसने भी गया में जो बोध गया है वहाँ पे बिहार का निर्माण कराया था। ठीक है, आगे देखते हैं। 7वीं शताब्दी में गौड़ नरेश यानी गौड़ राज्य जो था, गौड़ राज्य कहाँ था? तो जो मध्य बंगाल का हिस्सा था, ध्यान दीजिएगा, मध्य बंगाल। ठीक है, इसी क्षेत्र में गौड़ राज्य था। तो गौड़ राज्य का एक शासक था शशांक। ठीक है, वो बौद्ध धर्म से क्षुब्ध होकर के बोधि वृक्ष जो था उसको नष्ट कराया, उसको कटवा दिया और फिर उसको जला दिया। दोनों किया, देखिए, कटवाया और उसके उपरांत उसको जलाया। ठीक है, तो ये
बोध गया से संबंधित तथ्य हैं। आइए आगे देखते हैं। अगला हमारा जो मुख्य टॉपिक है वो वैशाली है। वर्तमान वैशाली जिला जो आप देख रहे हैं, तो हमारा अगला टॉपिक जो है वो वैशाली के बारे में हम अध्ययन करेंगे। वैशाली, देखिए वैशाली में जो लिच्छवी था वो पूरे वर्ल्ड में अपने लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए फेमस था। ठीक है, तो एक एक करके हम इसके बारे में समझेंगे। जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है केवल हम लोग उसी को देख रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। वैशाली जो है ये लिच्छवियों की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? लिच्छवियों की ये राजधानी थी। और वैशाली का एक साहित्य में एक और नाम आता है बसाड़। और ये बसाड़ नाम जो है, वहाँ एक राजा हुआ करते थे विशाल, उन्हीं के नाम पे इसका नाम बसाड़ पड़ा। ठीक है, ये एक्चुअल में विशाल राजा तो थे, उनका गढ़ था। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे बौद्ध धर्म का व्यापक प्रभाव रहा है। और द्वितीय बौद्ध संगति जो है, द्वितीय बौद्ध संगति यही वैशाली में हुई थी। अभी हमने क्या पढ़ा था? तृतीय बौद्ध संगति के बारे में, कि तृतीय बौद्ध संगति राजगीर में हुई थी और द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो वैशाली में हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से गुप्त काल के समय में ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि यहाँ पे मोहर ढालने का काम किया जाता था। एक तरह से मोहर निर्माण का काम यहाँ से होता था। गुप्त काल में यहाँ से कह सकते हैं टकसाल था। और जो मोहरें होती थी वो किसकी होती थी? ताम्र मोहरें भी प्राप्त हुई हैं, अन्य धातुओं की मोहरें भी प्राप्त हुई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वैशाली के बारे में आप जब साहित्यों का अध्ययन करेंगे तो वाल्मीकि रामायण में जब आप बाल कांड पढ़ेंगे तो बाल कांड में आप देखेंगे कि वैशाली का जिक्र होता है एक वैभवशाली नगर के रूप में। और ये जिक्र कब होता है? तो जब धनुष तोड़ने का प्रयोजन, याद है ना, सीता जी की जो शादी हुई थी, स्वयंवर के लिए जो धनुष तोड़ने के लिए राम और लक्ष्मण जा रहे थे अपने गुरु के साथ, लक्ष्मण, तो उन्होंने इस नगर को देखा था। तो वैशाली इतना पुराना नगर है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बारे में और भी जानकारी हमको जातक कथाओं से मिलती है, जातक गाथा से मिलती है। और ये जातक गाथा क्या है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। उसके बारे में जब हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे तो डिटेल में जानेंगे। मैं पहले ही बोला था कि ये रेफरेंस के लिए काम आएगा, तो अभी आप याद कर लीजिए जातक गाथा। ठीक है, तो जातक गाथा में ऐसी चर्चा है कि वैशाली का जो ये बजीगढ़ राज्य है, वहाँ 707 राजाओं की चर्चा की जाती है। कितने राजाओं की? 7,707 राजाओं की चर्चा होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो लिच्छवीगढ़ राज्य था, आपको अभी बताए थे कि ये विश्व का सबसे पुराना लोकतांत्रिक व्यवस्था है। गणराज्य, रिपब्लिक का कंसेप्ट यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें आप देखेंगे कि गणराज्य जो है, लिच्छवी गणराज्य, इसकी अपनी कुछ विशेषता थी। यहाँ पे गुप्त मतदान का व्यवस्था उसी समय कर दिया गया था। ध्यान दीजिए, आज से लगभग 2500-2700 वर्ष पहले यहाँ पे गुप्त मतदान की व्यवस्था कर दी गई थी। और साथ ही साथ देखिए वो समाज कितना डेवलप था कि महिलाओं को मत देने का अधिकार प्राप्त था, जो विश्व में कहीं भी उस समय प्राप्त नहीं था। तो महिलाओं को मत देने का अधिकार भी लिच्छवी गणराज्य में प्राप्त था। आगे बढ़ते हैं। इसी क्षेत्र में जन्म हुआ था एक बड़े तीर्थंकर का, जिनका नाम था जैन महावीर। तो महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? इसी क्षेत्र में हुआ था। और महावीर ने आगे चल के पूरे विश्व को अहिंसा परमो धर्म का
ज्ञान दिया। अहिंसा परमो धर्म, ये आज भी जहाँ देखिएगा इसकी चर्चा होते रहती है। तो ऐसे महान व्यक्तित्व का जन्म इस क्षेत्र में हुआ था। इसके अलावे बढ़ेंगे हम आगे तो आप जानते हैं कि जब सिद्धार्थ गौतम जो है अपना गृह त्याग करके और घर से निकले थे ज्ञान प्राप्ति के लिए, तो वो सर्वप्रथम इसी वैशाली में प्रवास किए। कहाँ प्रवास किए? अब कोई प्रश्न कर दे कि सर्वप्रथम कहाँ वो मतलब रुके थे या प्रवास किए थे, तो सिद्धार्थ जो है अपना घर त्यागने के बाद सर्वप्रथम इसी वैशाली में रुके थे। अच्छा, एक यहाँ से और रोचक कहानी है, थोड़ा सा आपको बता दें कि आम्रपाली, आम्रपाली का नाम आपने सुना होगा, ये नगर बधू थी वैशाली की। इसने यहीं पे महात्मा बुद्ध को आम्रबन दिया था। आम्रबन यानी आमों का बगीचा होगा, आम्रबन महात्मा बुद्ध को भेंट की थी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म में भिक्षुणी संघ की स्थापना हुई थी, यानी महिलाओं को भी बौद्ध के संघों में शामिल किया गया था। तो प्रथम भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में हुई थी। कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। आगे देखते हैं। अगला हमारा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है चिरांद। तो आइए देखते हैं चिरांद के बारे में। चिरांद एक्चुअल में छपरा से 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में अवस्थित है। छपरा के पास, ये छपरा के पास अवस्थित है, 8 किलोमीटर पूर्व, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, संपूर्ण बिहार के इतिहास में यही एकमात्र ऐसा स्थल है जिसकी कंटिन्यूटी आप देखेंगे तो नवपाषाण काल से लेकर के पूर्व मध्यकाल तक दिखता है, या प्रारंभिक मध्यकाल कह लीजिए। नवपाषाण काल से प्रारंभिक मध्यकाल तक आप इसकी कंटिन्यूटी को देखेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हालांकि कंटिन्यूटी के मामले में पाटलिपुत्रा का भी कंटिन्यूटी ज़बरदस्त है। आप देखेंगे कि मौर्य शासन में उसकी चर्चा होती है, उसके बाद कंटिन्यू आज तक है। लेकिन जब आप नवपाषाण काल से प्रारंभ करेंगे, स्टोन एज से प्रारंभ करेंगे, न्यू स्टोन एज से, तो ये चिरांद ही एक ऐसा जगह है जिसकी कंटिन्यूटी आपको देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। इसमें ये चिरांद जो है, कहा जाता है कि गंगा और घाघरा नदी के मुहाना पे अवस्थित था। ठीक है, घाघरा और गंगा नदी, घाघरा नदी का मतलब क्या है? जो सरजू नदी है, इसी को बिहार में घाघरा कहते हैं। तो ये सरयू नदी और गंगा नदी का जो मिलान बिंदु है, मुहाना है या संगम है, वहाँ पे ये अवस्थित था। और इसकी जानकारी हमें कालिदास की एक प्रसिद्ध पुस्तक है। किसकी? कालिदास। नोट कर लीजिए, ये प्रश्न पूछता है कि रघुवंशम किसकी रचना है। तो कालिदास की रचना रघुवंशम जो है, उसमें इसका जिक्र मिलता है चिरांद के बारे में। और चिरांद ना जो है, ये सब जो है, चेर एक शासक था, इसकी स्थापना उसने की थी और उसी के नाम पे इसका नाम पड़ गया चिरांद। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिसमें आप देखेंगे कि श्याम चित्रित मृद भांड की बात कर रहा है। इसके अलावे यहाँ से आहत सिक्के मिलेंगे हैं। चूँकि आप देखेंगे आहत सिक्के की तो बात कर रहा है और इसकी कंटिन्यूटी बता रहा है नवपाषाण काल से लेकर के प्रारंभिक मध्यकाल तक। तो नवपाषाण काल से जब आप बढ़ेंगे आगे तो देखेंगे ताम्रपाषाण आएगा, तो यहाँ से तांबे के सिक्के भी प्राप्त होंगे। अन्य धातुओं का भी उपयोग होगा, तो अन्य धातुओं के सिक्के भी प्राप्त होंगे। अच्छा, आप देखेंगे कि जब डिटेल में आप आर्यंस को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि आर्य जब आते हैं भारत में, साथ साथ इस क्षेत्र में, हम लोगों के क्षेत्रों में लोहे का खोज होता है। और लोहे की खोज होने से क्या होता है
कृषि को बढ़ावा मिलता है। तो लोहा का खोज यानी धातु